जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो अभ्यर्थी पैट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पैट परीक्षा में आने वाली हिंदी को कवर करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप हमसे अब से लेकर के वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। प्यारे साथियों, इस वीडियो में वो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पैट में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोलियां हैं? 4 हैं, 10 हैं, 8 हैं या 5 हैं? प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 8 विख्यात बोलियां हैं। यह कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, रामलला नेहचू है या पृथ्वीराज रासो है या आला उदल है? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। कवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल ये भी है, भक्ति काल ये भी है, रीति काल ये भी है, जबकि संयुक्त काल जो है हिंदी साहित्य काल विभाजन में नहीं आता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का संयुक्त काल में विभाजन नहीं किया है। हिंदी साहित्य आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल ये 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, और उत्तर मध्य काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। इस तरह से यह विभाजित किया गया है। आगे देखते प्रश्न संख्या 4 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी से, पैशाची से, मागधी से, अर्धमागधी से? प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ब्रज भाषा का विकास जो है शोरसेनी से हुआ है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती उपभाषाओं की बोलियां जैसे ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मालवी इत्यादि का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इनका विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रश्लिष्ट योगात्मक है या अयोगात्मक है? श्लिष्ट योगात्मक है या अश्लिष्ट योगात्मक है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है हिंदी आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक है। इसकी थोड़ी सी जो व्याख्या देख लेते हैं। आकृति की दृष्टि से हिंदी श्लिष्ट योगात्मक या वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। चीनी भाषा मंदारिन अयोगात्मक प्रकार की तथा द्रविड़ भाषा अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हमारे व्याख्या में छिपे हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ये पश्चिमी हिंदी की है या राजस्थानी की है, बिहारी की है या पूर्वी हिंदी की है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी ये जो बोली उपभाषा में आती हैं वो किसकी हैं? पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उपभाषा पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कोरवी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी आती है। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश या पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है बिहारी जो है भक्तिकालीन कवि ना होकर के रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न संख्या 7 की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास
कबीर दास तथा तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीतिकाल कवि थे। अब ये सवाल पूछ लिया जाता है कि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? ये थे नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी लाल की एकमात्र रचना क्या है? बिहारी सतसई, और इसमें दोहे कितने हैं? 719। और बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। कितने सारे प्रश्न यहां से जो है ना क्लियर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली है, ये प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है। हाड़ौती बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की है। कहां की हाड़ौती बोली? पूर्वी राजस्थान। व्याख्या है हमारी, राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दर्शक 1987 से 1988 में सर जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा विषयक विश्वकोश के 2 खंडों में प्रकाशित किया था। यहाँ के भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी पहली बार किया। उन्होंने राजस्थानी भाषा की 4 उपभाषाएं बताई हैं: पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, पूर्वी राजस्थान ढूंढाड़ी, हाड़ौती यानी कि जयपुरी, और उत्तरी राजस्थान में मेवाती आती, अहिरवाटी आती, और दक्षिण राजस्थान में मालवी और निमाड़ी आ जाती हैं। ये जो है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, ये कोई से भी पूछ सकता है। हमें ये बार बार इसको थोड़ा सा जो है ना देख लेना है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, कौन सी है? यह है भोजपुरी। गाजीपुर में कौन सी जो है बोली बोली जाती है? भोजपुरी। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। भोजपुरी मुख्यतः बिहार राज्य के भोजपुर, छपरा, बक्सर, सिवान जिले में एवं उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया, बनारस आदि जिले में बोली जाती है। आगे देख लेते हैं। जबकि अवधी, फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिले में, और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती? मेरठ में, सहारनपुर में, रामपुर में, दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती है, तथा बघेली, रीवा जिले में बोली जाती है। यहां से इतने प्रश्न हमारे जो है ना पूरे हो जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है या प्राकृत है? हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है वो खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। प्रश्न इस तरह से बनता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? ये 14 सितंबर 1949 को। सन 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब से मनाया जाता है? सन 1953 से ये लगातार मनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं हिंदी की उपभाषा? ये मराठी नहीं है। पश्चिमी हिंदी भी है, पूर्वी हिंदी भी है, राजस्थानी भी है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। मराठी महाराष्ट्र राज्य की बोली है, ये भाषा नहीं है, जो है क्या है? बोली है। हिंदी की उपभाषा जो है कौन कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी इसके अंदर आती है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली और बुंदेली और हरियाणवी जो है ये बोलियां जो आती हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब आगे आती है हमारे पास जो है पूर्वी हिंदी। इसमें आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और तीसरे नंबर पर आती है राजस्थानी। राजस्थानी में कौन कौन सी आती हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। और आगे आता बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, मैथिली, मगही। और 5 नंबर पर आती है पहाड़ी हिंदी। इसमें आती है नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की लिपि है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन इसके अंदर। और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, ण। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, औ, ए स्वर हैं, बाकी सभी अक्षर व्यंजन हैं। अतः ण व्यंजन है। ण च वर्ग का पंचमाक्षर है, यह व्यंजन है ना कि स्वर। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, नीरजा। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रियप्रवास। व्याख्या देख लेते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित काव्य प्रियप्रवास है। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, या रेखा चित्र है, या नाटक है? ये जो है माटी की मूर्ति जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या है? रेखा चित्र है। व्याख्या देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा है। अन्य क्या है? गेहूं और गुलाब है, और जंजीर और दीवारें हैं, और यात्रा वृत्तांत कौन कौन से? इनके पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, और नाटक क्या है? सीता की माँ और अम्बपाली। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या मगही? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। मगही जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ना आकर के ये आती है मागधी के अंतर्गत। आगे देखते हैं, ये आगे दिया हुआ है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी। और राजस्थान में कौन कौन सी आती हैं? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। आगे पश्चिम हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? ये कौन सा है? विद्या सुंदर है, चंद्रावली है, या नई चाल में ढली है, या कविवचन सुधा है? तो इसका सही जवाब क्या है? विद्या सुंदर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है बंगला भाषा से अनुदित है, ये नाटक है। और ये चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कविवचन क्या है? कविवचन सुधा क्या है? पत्रिका है। जबकि सन 1973 में काल चक्र के प्रकाशन पर भारतेंदु ने लिखा हिंदी नई चाल में ढली। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी? सेनापति को, कादिर को, बनारसी दास को, सुंदर को? ये दी गई थी सुंदर को। प्रश्न संख्या 19 की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं? तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन है? कबीरदास। ज्ञानश्री शाखा के कवि कबीरदास हैं। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहीमदास हैं। और सूफी प्रेमाख्यान धारा के कवि कौन है? जायसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से निकलकर आ रहे हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। बलदेव चंद्र हैं, भगवान सिंह हैं, चंद्रवरदाई हैं, या भट्ट केदार हैं? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? भट्ट केदार। प्रश्न संख्या 21 की व्याख्या देख लेते हैं। जयचंद्र प्रकाश काव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ये हैं हमारे द्विवेदी युग के कवि। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। चलें थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। छायावादी युग के लेखक कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। छायावादोत्तर युग के कवि कौन कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी, भगवती शरण वर्मा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग संग्रह के जो है व्यंगकार कौन है? हरिशंकर परसाई। ये एक व्यंगकार, प्रसिद्ध व्यंगकार हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना के व्यंगकार हरिशंकर परसाई हैं। अन्य रचनाएं कौन सी हैं? निठल्ले की डायरी, भोलाराम का जीव, मुंडन। धर्मवीर भारती की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग। और मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन कौन सी है? भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार और साकेत। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। निर्मला क्या है? यह है हमारा एक उपन्यास। किसका लिखा हुआ है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और भारत दूरदर्शा क्या है? ये एक नाटक है। और वरदान चिंता के फूल ये क्या है? निबंध है। और वरदान क्या होगा? ये एक कहानी है। प्रश्न संख्या 24 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। निर्मला उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का है। चिता के फूल निबंध है। और वरदान कहानी के रचनाकार प्रेमचंद है। और भारत दूरदर्शा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के उत्तर चिन्हित करें। नागमती वियोग वर्णन ये मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है पद्मावत में। ब्रह्म राक्षस के जो है रचनाकार कौन है? ये मुक्तिबोध जी हैं। और झूठा सच ये यशपाल जी। असाध्य वीणा ये अज्ञेय। अब इसकी थोड़ी सी जो है व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। नागमती वियोग वर्णन के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। झूठा सच के रचनाकार कौन है? यशपाल हैं। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे जी हैं। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। तुलसी की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली या दोहावली। अब ये क्या है? ये सारी की सारी जो है ये सब ब्रज भाषा में लिखित हैं। तुलसीदास की ब्रज भाषा में काव्य रचना कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। प्रश्न में क्या है? त्रुटि है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी आती है। कौन सी आती है? कन्नौजी आती है। फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम हिंदी में कौन कौन सी आती है? कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी और बुंदेली। पूर्वी भाषा में कौन कौन आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी में कौन कौन सी आती हैं? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? यह है प्रेम पथिक रचना जो है अतुकांत शैली में लिखी गई है। व्याख्या देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा अतुकांत शैली में रचित काव्य रचना का है प्रेम पथिक है। करुणालय की रचना गीति नाट्य शैली में किया है। और कानन कुसुम खड़ी बोली में प्रथम कविता संग्रह है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त कृत नहीं है? तो ये नहीं है नील देवी। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना यशोधरा, जयद्रथ वध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, जय भारत, द्वापर आदि। नील देवी नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नील देवी एक नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे 30वें नंबर पर है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये सिंधी है, पंजाबी है, बांग्ला है या नेपाली है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है नेपाली। नेपाली भी जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी के अतिरिक्त नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी पंजाब राज्य की भाषा है। बांग्ला पश्चिम बंगाल राज्य की भाषा है। सिंधी सिंधु क्षेत्र की भाषा है। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? यह है हमारी डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या है हवा में हस्ताक्षर पुस्तक पर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। मृदुला गर्ग को 2013 ईस्वी में मिलजुल मन पर 2013 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। और निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में कौवे और काला पानी पर काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? यह किया गया था भोपाल में। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सितंबर माह 2015 ईस्वी में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जनवरी माह 1975 ईस्वी में नागपुर में आयोजित हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं यहाँ से भी। प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही है, कन्नौजी है, मेवाती है या बघेली है? ये मेवाती बोली जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसकी व्याख्या हम कई बार पीछे देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 34 देख लेते। यह चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 होती है, 14 होती हैं, 16 होती हैं, 18। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसकी जो है व्याख्या देखें। चौपाई सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह लिखी जाती है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, अतः 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा या राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, लिखित भाषा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ध जो है ये टा वर्ग में नहीं आता है। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ढ, ढ, ण आता है। और ता वर्ग में त, थ, द, ध, न आता है। अतः स्पष्ट है कि ध जो है ता वर्ग में आता है, ना कि टा वर्ग में। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं, ये हैं सुमित्रानंदन पंत। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम वे प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाइए। यह पगडंडियों का जमाना, यह है कुबेरनाथ राय का। और रसात्मक बोध के विविध रूप, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह विद्या निवास जी का। और विवाह योग, यह है हमारा गुलाब राय जी का। प्रश्न संख्या 40 की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। निबंध पगडंडियों का जमाना कुबेरनाथ राय, रसात्मक बोध के विविध रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र, और विवाह योग यह है गुलाब राय। प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं भरत मुनि। रस सूत्र के जनक भरत मुनि को माना जाता है। इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या कितनी है? 9 है। और श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं, कौन है? आचार्य शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसकी दो व्याख्या देख लेते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनके अन्य निबंध यौवन के द्वार पर, आस्था के चरण, चेतना के बिंब तथा छायावाद की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? यह कहा है रामविलास शर्मा जी ने। छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा जी ने कहा है। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छायावाद को
प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा ने कहा है। छायावाद में कविता करने का उद्देश्य स्वांत सुखाय है। छायावाद में व्यक्तिगत भावना प्रबल है। छायावाद में अतिशय कल्पनाशीलता है। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचना कृतियां हैं भाषा का विकास परंपरा, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? ये ली गई है कर्म सर्ग से। किससे ली गई है? ये कर्म सर्ग से। प्रश्न संख्या 44 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। उपयुक्त दी गई पंक्तियां कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती जो अधूरा है तथा प्रमुख नाटक करुणालय, सज्जन, कामना, विशाख, कल्याणी, परिणय, अजाशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित और चंद्रगुप्त आदि हैं। ये नाटक हैं इनके। प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? ये थे आलोचना में। आलोचक रहे हैं ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रवेश हिंदी साहित्य के आलोचना विधा में हुआ। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? ये किसकी है? नजफ अली की। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? ये नजफ अली की। ये देखते हैं थोड़ी व्याख्या। मुसलमान कवि नजफ अली की रचना प्रेम चिंगारी है, जबकि जायसी ने पद्मावत, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, अनुराग बांसुरी तथा शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की है। आगे देखते हैं 47। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। कौन है ये? स्वामी रामानंद। कौन है ये? स्वामी रामानंद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद हैं। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। ये राम भक्ति को सांप्रदायिक रूप देने वाले सर्वप्रथम आचार्य थे। उन्हीं के प्रेरणा से मध्य युग तथा उसके अनंतर प्रचुर राम भक्ति साहित्य की रचना हुई। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? यह है ए औ औ। ए औ औ औ संयुक्त स्वर हैं। अ प्लस ई ए और ए प्लस उ औ और ए प्लस ए और ए प्लस औ औ होगा। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। मानक हिंदी का आधार क्या है? यह खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। आगे इसकी थोड़ी सी जो है व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49 की। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार, पत्राचार, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वे उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। ये हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? भारत में आर्य भाषा का आरंभ ये हुआ है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग लगभग 1500 से ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हुआ। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक। इसके अंतर्गत हिंदी और हिंदीतर भाषाओं का विकास हुआ। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 52। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये उक्ति किसकी है? यह है रामचंद्र शुक्ल जी की। व्याख्या देखें। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये उक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? यह द्विवेदी युग की। इसकी व्याख्या क्या है? मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। 54 देख लेते हैं। किस
बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, ये लगाया जाता है खड़ी बोली में। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, ये ओकार बहुला बोली है। इसमें मैंने, तुमने, तूने, तुन्ने आदि शब्द प्रचलित हैं। अवधि बोली आकार बहुला है। इसमें जबन, तवन, कवन, तोर, हमार, तोका, मौका शब्द प्रचलित हैं। राजस्थानी बोली ओकार बहुला है। यहाँ ण वर्ण की बोली अधिक बोली जाती है, जैसे मारो, भारो, कोड़, ढाड़ा आदि। ब्रज की क्रियापद की बोली ओकार बोली है, जैसे गयो, खायो, भयो, पढ़ायो। प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ये सुझाया था राजा राम मोहन राय ने। व्याख्या, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? ये थे वल्लभाचार्य। कौन थे ये? वल्लभाचार्य। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अर्थछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। कौन से रस के? वात्सल्य रस के। सूरदास ने भगवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं, जो सूर सागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गौघाट पर इनकी मुलाकात किससे हुई थी? वल्लभाचार्य से। उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ये थी सदुक्कड़ी। कौन सी थी ये? सदुक्कड़ी। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संत कबीरदास सन 1398 से सन 1518 तक के हैं। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ये था निर्गुण। कैसा था? निर्गुण। व्याख्या देखें। रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीरदास का नाम अग्रणी है। कबीरदास जी ने निराकार ईश्वर निर्गुण की भक्ति पर बल दिया और वेद पुराणों को अस्वीकार कर दिया। ये जाति पाति तथा मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कबीरदास जी अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने अनेक पदों की रचना की, जिसमें बीजक, बसंत, साखियां, सबद, मंगल, होली इत्यादि प्रमुख हैं। ये लोधी वंशीय शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल कर आया है कि कबीर जो थे किसके समकालीन थे? तो ये थे सिकंदर लोधी के समकालीन। प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान हुई? ये हुई 14 सितंबर सन 1949 को। अब देखें, इसकी व्याख्या देखें। हिंदी को भारत के राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343, 352 तक की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? यह द्रविड़ भाषा परिवार से। किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाएं आती हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 61। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये मागधी से है, शोरसेनी से है, विराचर से है, अर्धमागधी से है। हिंदी खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित अन्य भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा आदि हैं, और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया और विराचर से सिंधी,
और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं विकसित हुई हैं। प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं, ये हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। इसकी थोड़ी जो है व्याख्या देख लेते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना रसक रंजन, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य आदि है। बाल मुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभु का चिट्ठा। श्रीधर पाठक की रचना कौन सी है? गुणवंत हेमंत। और वनाष्टक, भारत गीत, जगत सच्चाई सार आदि हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? यह स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। आगे है इसकी व्याख्या। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन तथा हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है। कबीर कवि, बाद में समाज सुधारक पहले हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 64। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति या रूपक काव्य है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ये कैसे है? समासोक्ति है। अब आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है, ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को समासोक्ति रचना कहते हैं। प्रश्न संख्या 65 देख लेते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, यह अवधी भाषा। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमश्री धारा के सूफी कवि हैं। कौन सी धारा के? निर्गुण प्रेमश्री काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती का वियोग का अनूठा वर्णन है इसमें। यह कड़वक दोहा चौपाई पद्धति में रचित ग्रंथ है। रामचरितमानस भी कड़वक पद्धति में रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अखरावट है, आखिरी कलाम है और कहरनामा है और चित्ररेखा है। इतने सारे प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 66 देख लेते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम, ये कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। व्याख्या देख लेते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, जन्मेजय का नागयज्ञ और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, इंद्रजाल आदि हैं। यहां से इतने सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? यह है मुंशी इंशा अल्लाह खां की। ये पंक्ति किसकी है? मुंशी इंशा अल्लाह खां की। इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। ये पंक्ति मुंशी इंशा अल्लाह खां की कीर्ति रानी केतकी की कहानी से उद्धृत है। मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां इस तरह हैं। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जे तो आही, जामे मारक प्रेम का सबे सराहे ताही। प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं। निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नील का निर्माण फिर। तो आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है। किसकी है? ये आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। जबकि अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ है और इसके 2 भाग हैं। नील का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ये पैगंबर। पैगंबर शब्द जो है ये तुर्की भाषा का ना होकर के किसका है? ये अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम देने वाला, जबकि बेगम, चेचक, बारू शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? ये रचा गया है रत्नावली के द्वारा। रत्नावली दोहा संग्रह की रचना रत्नावली द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की रचना है। आगे इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं।
ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित उपन्यास है। अधिकिला फूल इनका अन्य उपन्यास है। जबकि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर नामक गद्य काव्य है। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्द मीमांसा, हिंदी वर्तनी एवं शब्द विश्लेषण, भारतीय भाषा विज्ञान आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किसकी? किशोरीदास वाजपेयी जी की। आगे देखते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी कहानी उसने कहा था के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, लिपि की आवश्यकता होती है? इसकी होती है भाषा को लिखने में। थोड़ा इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं। लिपि भाषा लिखने के लिए आवश्यक होती है। लिपि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति करती है। लिपि दृश्यमान होती। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं, खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। इसकी व्याख्या हम पहले कई बार कर चुके हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 74, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। कितनी है? 52। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। देखो व्याख्या कुछ इस तरह है इसकी। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? 52। स्वर कितने हैं? 11। ए आ ई उ ए रे से रे सी ए ऐ औ औ, ये कितने हैं? 11 तो हो गए हमारे पास स्वर। और का वर्ग है हमारे पास क ख ग घ ण, ये 5 हो गए। और चा वर्ग में च छ ज झ ण, ये 5 हो गए। टा वर्ग में कौन से हो गए? टा ठा डा डा ना, ये 5 हो गए। ता वर्ग में कौन कौन आ रहे हैं? ता था दा धा ना, ये भी 5 हो गए। पा वर्ग में पा फा बा भा मा, ये भी 5 हो गए। अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे 4 ये हो गए। ऊष्म व्यंजन श है 4 ये हो गए। और संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। 6 क्षत्रिय, त्रै त्रिशूल, गह ज्ञानी और ऐसे ऋषि 4 ये हो गए। अब अयोग वहां कितने हैं? 2 अंग आ और ए। और द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? ल और ल। तो कुल मिलाकर के ये टोटल कितने हो गए? 52 हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये किसकी है? ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। बी है हमारे पास हम राज्य लिए मरते हैं, ये है मैथिली शरणगुप्त। और ये उपमान मेले हो गए अज्ञे। और बर्त रस लालच लाल की, ये क्या है? ये है बिहारी जी की पंक्तियां। तो प्यारे साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।